आप सबों को मेरा नमस्ते। ह्यूमन वैल्यूज़ इन मध्यस्थ दर्शन इस कोर्स में आप सबों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग मानव को समझने के प्रयास को करेंगे। उसके पहले आपको अगर ध्यान हो तो चर्चा को जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था कि पहले अस्तित्व को समझने का प्रयास किया था, फिर अस्तित्व में प्रकृति को समझने का प्रयास किया। प्रकृति के अध्ययन के बाद अब हम मानव के अध्ययन को शुरू करेंगे। तो अस्तित्व के बारे में मुख्य बात हम लोगों ने ये समझी थी कि अस्तित्व में दो प्रकार की वास्तविकताएं हैं। सत्ता है, जिसको हम व्यापक वस्तु भी कहते हैं, और प्रकृति है। और ये प्रकृति और सत्ता इन दोनों का सहअस्तित्व है। ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं और प्रकृति सत्ता में संपृक्त होती है। और हम लोगों ने ये भी समझा था कि अस्तित्व का कभी नाश नहीं होता, इस रूप में यह नित्य वर्तमान है। फिर प्रकृति को समझने के तहत हमने इन्हें 4 अवस्थाओं में वर्गीकृत करके देखा था। पदार्थ अवस्था, जिसमें हवा, पानी, मिट्टी आदि इकाइयाँ आती हैं। सभी प्रकार के पेड़ पौधे प्राण अवस्था की इकाई हैं। पशु पक्षियों को देखें तो जीवावस्था के अंतर्गत आते हैं। और मनुष्य ज्ञान अवस्था की इकाई है। मनुष्य को ज्ञान अवस्था में इसलिए रखा है कि ज्ञानपूर्वक जीना, समाधानपूर्वक जीना, ये मानव की मूलभूत ज़रूरत है। ज्ञान को सुनिश्चित किए बिना मनुष्य न तो स्वयं में तृप्त हो पाता है, न परस्परता में तृप्तिपूर्वक जीने का काम कर पाता है। तो अस्तित्व और प्रकृति को इतना समझने के बाद अब हम इस ज्ञान अवस्था की इकाई के रूप में मानव को समझने का प्रयास करेंगे। तो मानव को देखें तो चैतन्य और जड़ इन दोनों के संयुक्त रूप में है, सहअस्तित्व में है। तो जैसा हम लोगों ने पीछे प्रकृति को वर्गीकृत किया था, तो जड़ इकाइयाँ और चैतन्य इकाइयाँ के रूप में पहचाना था। और ये कहा था कि जड़ इकाइयाँ वो हैं जिनमें रचना में, संरचना में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होता रहता है, जबकि चैतन्य इकाइयाँ वो हैं जो निरंतर एक जैसी बनी रहती हैं। इसी चैतन्य इकाई को जीवन नाम दिया गया है। तो आज हम इस जड़ और चैतन्य यानी जीवन और शरीर, इन दोनों को अलग अलग थोड़ा अध्ययन करेंगे और फिर जीवन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शरीर को अगर देखें तो शरीर प्राण कोशिकाओं से, सेल्स से बनी हुई एक रचना के रूप में समझ में आता है। तो असंख्य प्राण कोशिकाएं एक निश्चित व्यवस्था में बने रहते हुए शरीर में सभी क्रियाकलापों को सुनिश्चित कर पाते हैं। तो शरीर की एक एक प्राण कोशिका अलग अलग जगहों पर रहते हुए अपने निश्चित भागीदारी का निर्वाह करती है। इसी आधार पर शरीर एक व्यवस्थित रचना के रूप में, व्यवस्थित इकाई के रूप में बना रहता है। हम लोगों ने पीछे इस बात को भी समझा था कि किसी भी प्राण कोशिका को देखें, सेल्स को देखें, तो वो अनेक प्रकार के अणु परमाणुओं से मिल करके बने होते हैं और मूल रूप में सभी प्राण कोशिकाएं परमाणुओं से बनी होती हैं। पर मानव को देखें तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ, प्राण कोशिकाओं की क्रियाओं के साथ साथ इच्छा कर पाने की क्रिया, विचार कर पाने की क्रिया, समझने की क्रिया, ये सभी क्रियाएं मानव में दिखाई देती हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि ये क्रियाएं कहाँ हो रही हैं। उसके उत्तर में हम लोगों ने पहले ये बात कही थी कि चैतन्य इकाई में ये सभी क्रियाएं, इच्छा की क्रिया, विचार की क्रिया, समझने की क्रिया होती है। तो अगला प्रश्न ये बनता है कि अगर चैतन्य में ये सभी क्रियाएं होती हैं तो उस चैतन्य का स्वरूप क्या है, वो कैसा दिखता है। तो इसके बारे में जो बात यहाँ पर कही गई है, मैं इस कक्षा में आगे उसको विस्तार कर देता हूँ। शरीर के बारे में बहुत विस्तार हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि सामान्य रूप से विज्ञान की कक्षाओं में हम लोग उसका विस्तार से अध्ययन करते ही हैं। तो चैतन्य के बारे में, जीवन के बारे में जो कुछ भी यहाँ पर कहा जाएगा, उसको एक संकल्पना के रूप में लिया जाए
परिकल्पना के रूप में लिया जाए, एक हाइपोथेसिस के रूप में लिया जाए और ये देखा जाए कि अगर इस हाइपोथेसिस को हम स्वीकारते हैं, अगर इसको इस स्वरूप में हम स्वीकारते हैं, तो सामान्य ज़िंदगी में जितने भी क्रियाकलापों को हम ऑब्जर्व करते हैं मानव के जीने के संदर्भ में, उन सबों की सटीक व्याख्या इससे हो पाती है या नहीं। क्योंकि इसके बारे में जितनी भी बातें कही जाएगी, कोई भी परमाणु सूक्ष्म होने के कारण सामान्य आँखों से देखा नहीं जा सकता। इसलिए उस रूप में इसका वेरिफिकेशन आज के दिन हम आप के लिए करना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको एक संकल्पना के रूप में, परिकल्पना के रूप में, हाइपोथेसिस के रूप में लेकर के ये वेरिफिकेशन किया जा सकता है कि इस आधार पर जो चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं हमारे आज के जीने में, उन सबों की व्याख्या इससे हो सकती है कि नहीं। तो चैतन्य को देखें, अपने आप को देखें तो चैतन्य के रूप में पहचाना है। और चूँकि हम में से हर मनुष्य में जीने की आशा होती है, निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा होती है, इसलिए इसको जीवन नाम दिया गया है। जीवन का तात्पर्य है जो जीना चाहता है, जिसमें जीने की आशा है, उस इकाई को जीवन के रूप में पहचाना गया है। और जीवन के बारे में यहाँ ये बात कही गई है कि जैसा जड़ प्रकृति परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई है, वैसे ही ये चैतन्य प्रकृति या जीवन भी मूल रूप में परमाणु ही है। लेकिन इस परमाणु में और जड़ प्रकृति के परमाणु में अंतर ये है कि जड़ प्रकृति के परमाणु के गठन में, संरचना में बदलाव होता रहता है। इस रूप में उसके होने की निरंतरता नहीं होती है। जबकि जीवन को देखने जाएं, चैतन्य को देखने जाएं, तो ये एक गठनपूर्ण परमाणु है जिसका गठन हमेशा एक जैसा बना रहता है, जिसकी संरचना, जिसकी बनावट में कभी कोई बदलाव नहीं होता। इस रूप में ये इकाई काल में निरंतर बनी रहती है। समय के साथ इसकी संरचना में, इसकी बनावट में कोई बदलाव नहीं होता है। इसीलिए इस जीवन को एक गठनपूर्ण परमाणु नाम दिया गया है। गठनपूर्ण का तात्पर्य गठन की निरंतरता होने से। तो अब अगर लौट करके देखें तो जो बात हम लोगों ने पहले की थी कि शरीर एक जड़ इकाई है, इस रूप में वो सामयिक है, कुछ निश्चित समय तक ही उसका होना होता है। उसके बाद उसके अणु, उसके परमाणु, उसकी प्राण कोशिकाएँ किसी और संरचना में बदल जाती है। जबकि चैतन्य को देखें, जीवन को देखें, तो एक गठनपूर्ण परमाणु होने के कारण इसके होने की निरंतरता होती है और ये अपने गठन को वैसा ही यथावत बनाए रख पाते हैं। इस रूप में जीवन काल में, समय में निरंतर बनी रहने वाली इकाई है, जबकि शरीर को देखें तो एक सामयिक इकाई है। तो इस कक्षा में हम लोग जीवन के बारे में, इस गठनपूर्ण परमाणु के बारे में थोड़ा और विस्तार करेंगे, क्योंकि एक इमीडिएट प्रश्न, तात्कालिक प्रश्न ये बनता है कि अगर एक जीवन परमाणु के स्वरूप में है, गठनपूर्ण परमाणु के स्वरूप में है, तो जैसा सामान्य रूप से परमाणु में मध्यांश में कुछ अंश होते हैं, परिवेश में कुछ अंश होते हैं, वैसे ही जीवन का भी इस वस्तु के रूप में स्वरूप क्या है, उसमें भी क्या इसी तरह से मध्यांश और परिवेशीय अंश होते हैं। उसके उत्तर में ये बात कही गई है कि जीवन भी एक परमाणु होने के कारण मध्यांश युक्त होता ही है और परिवेशों से भी युक्त होता ही है। तो जीवन परमाणु को अगर देखें तो उसमें मध्यांश भी होते हैं और परिवेश में भी अंश होते हैं। अंश होने का तात्पर्य सब एटॉमिक पार्टिकल्स से है, जिनसे मिल करके एक एटम बना होता है। तो जीवन में 4 परिवेश होते हैं। जैसा किसी भी परमाणु में देखें तो उसके अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, परिवेश होते हैं, ऐसा जीवन में 4 परिवेश को पहचाना गया है। तो मध्यांश के, न्यूक्लियस के सबसे करीब होने वाले परिवेश को प्रथम परिवेश के रूप में पहचाना गया है, और जैसे जैसे मध्यांश से उसकी दूरी बढ़ती जाती है तो क्रम से द्वितीय, तृतीय
एवं चतुर्थ परिवेश नाम दिया गया है। इस प्रकार जीवन परमाणु में मध्यांश होते हैं तथा 4 परिवेश होते हैं। प्रथम परिवेश, द्वितीय परिवेश, तृतीय परिवेश और चतुर्थ परिवेश। तो अगला प्रश्न ये बनता है कि इस मध्यांश में और परिवेश में अंशों की संख्या कितनी है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की संख्या कितनी है। तो उसके बारे में ये बात कहा गया है कि जीवन परमाणु को अगर देखें तो उसके मध्यांश में 1 अंश होते हैं, उसके प्रथम परिवेश में 2 अंश होते हैं, उसके द्वितीय परिवेश में 8 अंश होते हैं, तृतीय परिवेश में 18 अंश होते हैं और चतुर्थ परिवेश में 32 अंश होते हैं। तो 2, 8, 18, 32 ऐसा इनके 4 परिवेशों में क्रमशः अंशों की सब एटॉमिक पार्टिकल्स की संख्या है, जबकि मध्यांश में देखेंगे तो 1 और 1 मात्र अंश है। इसी मध्यांश के एक अंश को आत्मा इस नाम से इंगित किया गया है। प्रथम परिवेश के 2 अंशों को संयुक्त रूप में बुद्धि इस नाम से इंगित किया गया है। द्वितीय परिवेश के 8 अंशों को संयुक्त रूप में चित्त नाम दिया गया है। तृतीय परिवेश के 18 अंशों को सम्मिलित रूप से वृत्ति नाम दिए हैं तथा मन के इस 32 अंशों को मिला करके एक नाम दिया गया है मन, तथा चतुर्थ परिवेश के इन 32 अंशों को मिला करके एक नाम दिया गया है मन। इस प्रकार जीवन को अगर देखें तो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन इसके संयुक्त रूप में दिखाई देता है। तो अब अगर लौट करके देखें तो जीवन एक ऐसा परमाणु है जिसके मध्य में 1 अंश होते हैं, प्रथम परिवेश में 2, द्वितीय परिवेश में 8, तृतीय परिवेश में 18 तथा चतुर्थ परिवेश में 32 अंश होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के देखें तो परिवेश में अंशों की संख्या 60 होती है तथा मध्य में 1 अंश होने के आधार पर जीवन में कुल 61 अंशों का 61 सब एटॉमिक पार्टिकलों का होना समझ में आता है। एक महत्वपूर्ण अवधारणा यहाँ पर यह भी है कि ये सभी अंशों को देखेंगे तो मूल रूप में ये सभी अंश एक जैसे हैं। अलग अलग स्थिति में होने के कारण, अलग अलग लोकेशंस में होने के कारण इनको अलग अलग नाम दिया गया है और अलग अलग स्थिति में ये अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। इस रूप में इनकी क्रियाएं अलग अलग दिखाई देती हैं। लेकिन तात्विक रूप में देखेंगे तो ये सभी अंश वस्तुतः एक जैसे। अगला प्रश्न ये बनता है कि अगर जीवन, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन इनका संयुक्त रूप है तो इसमें होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो आत्मा की क्रिया को अनुभव और प्रामाणिकता की क्रिया के रूप में पहचाना गया है। बुद्धि की क्रियाओं को बोध और संकल्प की क्रिया के रूप में पहचाना गया है। चित्त की क्रियाओं को चिंतन या साक्षात्कार और चित्रण की क्रिया के रूप में पहचाना गया है। वृत्ति की क्रियाओं को तुलन और विश्लेषण ऐसा नाम दिया गया है और मन की क्रियाओं को आस्वादन और चयन इस रूप में पहचाना गया है। तो ऐसा कुल मिलाकर के देखें तो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन को मिलाकर के कुल 10 क्रियाओं का जीवन में होना समझ में आता है। ये क्रियाएं क्या हैं उसको अगर देखें तो अनुभव का तात्पर्य अस्तित्व की वास्तविकताओं को यथावत देख पाने से है। जैसा ये पूरा अस्तित्व सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में है, उसको अपने में देख पाना, अपने में महसूस कर पाना, इसको अनुभव की क्रिया के रूप में पहचाना है। तो अनुभव होने का तात्पर्य अस्तित्व की सभी वास्तविकताओं के प्रति पूरी तरह से निर्भ्रम होने से है। तो अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाना अनुभव की क्रिया है और इस सहअस्तित्व के अर्थ में सतत जीने की तत्परता होना
इसको प्रामाणिकता की क्रिया के रूप में पहचाना है। प्रामाणिकता इसको नाम देने का आशय यह है कि अनुभव पूर्वक जब हमारा जीना होता है तो जैसा अस्तित्व है, जैसी वास्तविकताएं हैं, उसमें मेरी जैसी भागीदारी है, हम पूरी तरह से उसी अर्थ में जीते हैं। इस रूप में हमारा जीना वास्तविकताओं की अभिव्यक्ति हो जाता है और हमारा जीना ही सही का प्रमाण हो जाता है। इसी तरह से बुद्धि की क्रियाओं को बोध और संकल्प के रूप में पहचाना है। बोध का तात्पर्य प्रकृति की व्यवस्था को ठीक ठीक देख पाने से है और प्रकृति की इस व्यवस्था को ठीक ठीक देख करके वैसा जीने की स्वीकृति की निरंतरता को प्रदान करने वाली क्रिया को संकल्प के रूप में पहचाना गया है। तो संकल्प का तात्पर्य है ये जो संपूर्णता हमको समझ में आई है उसके अर्थ में हम अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हैं। तो हमारे जीवन में चित्त, वृत्ति, मन में होने वाली सभी क्रियाओं का आधार अब अनुभव और बोध की क्रिया होती है। तो जो बोध के रूप में वास्तविकताएं हमको समझ में आई हैं उसी के अर्थ में जीने की स्वीकृति होना, निष्ठा होना, इसको संकल्प की क्रिया के रूप में पहचाना है। नीचे अगर चित्त को देखें तो चित्त की क्रिया जिसे चिंतन या साक्षात्कार कह रहे हैं उसका तात्पर्य अस्तित्व में अपनी भागीदारी को देख पाना है, अपने प्रयोजन को देख पाना है, अपनी भूमिका को पहचान पाना है। तो अपनी भागीदारी, अपनी भूमिका, अपने प्रयोजन को देख पाना, पहचान पाना, इसको चिंतन की क्रिया के रूप में पहचाना गया है। और इसके अर्थ में हमारी जब इच्छाएं निश्चित हो जाती हैं और उस अर्थ में हम जीते हैं तो उसी को चिंतन या साक्षात्कार के आधार पर होते हुए चित्रण के रूप में पहचाना गया है। तो चित्रण का तात्पर्य आकार, प्रकार, संभावना, प्रयोजन, इन सबों को अपने में देख पाने से है तथा गुणों का गतिपूर्वक नियोजन कर पाने से। तो जैसे अगर सामने एक कुर्सी को देखें तो ये कुर्सी जो हमारे सामने है इसका आकार, प्रकार हम अपने में देख पाते हैं। कुर्सी नहीं भी हो, जब पहली बार उसको हम बनाने भी जाते हैं तब भी उसका एक आकार, प्रकार पहले हमारे जीवन में बनता है, तब उस आधार पर उसको हम बाहर बना पाते हैं। तो प्लानिंग के समय में ही हमारे जीवन में वो आकार, प्रकार, वो आकृति पूरी तरह से स्पष्ट होती है, तभी उसको बाहर यथावत बनाने के काम को हम कर पाते हैं। तो ये चित्रण की क्रिया है जिसके आधार पर हम इसको सुनिश्चित करते हैं। वृत्ति में होने वाली क्रियाओं को देखें तो तुलन और विश्लेषण की क्रिया है। तुलन का तात्पर्य तुलना कर पाने से है। तो हमारे पास जीने के स्वरूप के संदर्भ में जितने सारे भी ऑप्शंस होते हैं उनमें से सही ऑप्शन को चुन पाने का काम तुलन की क्रिया में हो पाता है। तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये समझने की है कि जब हम तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, अलग अलग ऑप्शंस में से किसी को चुनने का काम कर रहे हैं, तो कोई दृष्टि होती है हमारी, कोई आधार होता है हमारा जिसके आधार पर हम इसको करते हैं। तो सही आधार को अगर देखेंगे तो ये जो अनुभव पूर्वक हमको अस्तित्व समझ में आया है, बोध पूर्वक हमको पूरी प्रकृति की व्यवस्था समझ में आई है और चिंतन या साक्षात्कार पूर्वक जो हमको स्वयं की व्यवस्था में भागीदारी समझ में आई है, अगर ये हमारे देखने का आधार बनता है, ये हमारी तुलना का आधार बनता है, तो हमारी तुलन की दृष्टि सटीक होती है। तो इसी अनुभव, बोध और चिंतन के आधार पर जब हमारी दृष्टि बनती है तो उसको हम क्रमशः सत्य, धर्म और न्याय की दृष्टि के रूप में पहचानते हैं। तो सत्य, धर्म और न्याय की दृष्टि के आधार पर तुलन करने से जो अनुभव, बोध और चिंतन में वास्तविकताएं हमको दिखी हैं, हमारा पूरा जीना उसी के स्वरूप में सजने लगता है। इसके अभाव में ऊपर जो अनुभव, बोध और चिंतन की क्रिया है, अगर इसको प्रयासपूर्वक, अध्ययन, अभ्यासपूर्वक हमने अपने में नहीं सुनिश्चित किया है तो उसके अभाव में सामान्यतः हम प्रिय, हित, लाभ इन आधार पर ही निर्णय लेते रहते हैं। तो ऐसे निर्णयों में गलती की संभावना बनी ही रहती है
और कई बार गलतियाँ होती ही रहती हैं। प्रिय के आधार पर निर्णय लेने का मतलब शरीर संवेदना की अनुकूलता और प्रतिकूलता के आधार पर निर्णय लेने से है कि हमको संवेदना की जगह पर जो अनुकूल लगता है हम उसके पक्ष में निर्णय लेते हैं। और अगर अपने को ध्यान से देखेंगे तो ये दिख पाएगा कि संवेदना के रूप में, सेंसेशन के रूप में जो चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं, जिन चीज़ों का स्वाद हमको अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए अच्छा हो ही। विश्लेषण का तात्पर्य विचार कर पाने की क्षमता से है। तो तुलन पूर्वक हमारी दृष्टि जब सही के अर्थ में होती है तो इन वास्तविकताओं के अर्थ में हमको कैसे जीना है उसका हम ठीक ठीक विस्तार कर पाते हैं। ये विश्लेषण की क्रिया है। और इसी के साथ मन की क्रियाओं को आस्वादन और चयन के रूप में पहचाना गया है। आस्वादन का तात्पर्य किसी भी वस्तु का स्वाद अपने में महसूस कर पाने से है। तो सामान्य रूप से हम अपने पांचों इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग संवेदनाओं को पहचान पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। ये सभी आस्वादन की क्रियाएं हैं। और आस्वादन की क्रिया के आधार पर हम जैसा जीने का निर्णय लेते हैं, इस अर्थ में हम उस वास्तविकता का चयन करते हैं, चूज करते हैं। तो अगर जीवन में भी देखें तो जैसा प्रकृति की बाकी सभी इकाइयाँ सतत क्रियाशील हैं, ऐसा ही जीवन भी सतत क्रियाशील है। और जीवन में क्रियाओं की कुल संभावना को देखें तो अनुभव प्रामाणिकता, बोध संकल्प, चिंतन चित्रण, तुलन विश्लेषण और आस्वादन चयन, ये 10 क्रियाओं के होने की संभावना समझ में आती है। हम अध्ययन पूर्वक, अभ्यास पूर्वक, प्रयास पूर्वक इसमें से जितनी क्रियाओं को भी सुनिश्चित कर पाते हैं उतना उतना हमारा जीना क्रमशः सटीक होता जाता है, व्यवस्थित होता जाता है। खास करके ये जो ऊपर की क्रियाएं हैं, अनुभव की क्रिया, बोध की क्रिया और चिंतन की क्रिया, इन तीनों क्रियाओं को स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए प्रयास की ज़रूरत है, अध्ययन की ज़रूरत है। और उनके सुनिश्चित होने के आधार पर ही हम वास्तविकताओं को ठीक ठीक देख पाते हैं। इन्हीं क्रियाओं के मूल में अगर देखेंगे तो जीवन में अगर क्रिया कर पाने की क्षमता है, इसका तात्पर्य उसके आधार में कुछ शक्तियाँ हैं, कुछ बल है। तो अगर लौट करके देखें तो ये जो आत्मा में प्रामाणिकता की क्रिया होती है, इस क्रिया के मूल की में शक्ति को प्रमाण के नाम से पहचाना गया है। इसी तरह से संकल्प क्रिया को कर पाने की जो क्षमता है, इसके मूल में शक्ति को ऋतंभरा से पहचाना गया है। तो ऋतंभरा का तात्पर्य है ऋत से भरा हुआ, प्रकृति के नियमों की समझ से भरा हुआ। तो जब बुद्धि में बोध की जगह पर हमको वास्तविकताएं ठीक ठीक दिखाई देती हैं, तो इस आधार पर वैसी ऋत से भरी हुई, प्रकृति के नियमों के समझ से भरी हुई बुद्धि की क्रियाशीलता को संकल्प के रूप में पहचाना गया है। और इस संकल्प की क्षमता को ऋतंभरा के रूप में पहचाना गया है। इसी तरह ये जो चित्रण क्रिया को कर पाने की क्षमता है, इसको इच्छा के रूप में, विश्लेषण क्रिया को कर पाने की क्षमता को विचार के रूप में तथा चयन क्रिया को कर पाने की क्षमता को आशा के रूप में पहचाना गया है। तो ये इच्छा, विचार और आशा जीवन की शक्तियाँ हैं। सामान्य रूप से बात करते समय हम सीधा सीधा इनको जीवन क्रिया के रूप में भी बात कर लेते हैं कि जीवन में इच्छा की क्रिया होती है, विचार की क्रिया होती है, आशा की क्रिया होती है। लेकिन अगर बारीकी से प्रिसाइजनेस के साथ कहने जाएं तो इच्छा चित्रण क्रिया को कर पाने की क्षमता है, विचार विश्लेषण क्रिया को कर पाने की क्षमता है और आशा चयन क्रिया को कर पाने की क्षमता है। जैसे गति क्रिया को कर पाने की क्षमता को शक्ति के रूप में पहचाना है, वैसे ही स्थिति क्रिया के होने की क्षमता को बल के रूप में पहचाना है। तो ये जो अनुभव, बोध, चिंतन, तुलन और आस्वादन,
ये जो 5 स्थिति क्रियाएं हमारे में होती हैं, इनके मूल में बलों को क्रमशः आत्मबल, बुद्धि बल, चित्त बल, वृत्ति बल और मनोबल के रूप में पहचाना गया है। तो इन बलों को देखें तो ये बल स्थिति क्रिया के रूप में व्यक्त होते हैं। स्थिति क्रिया का तात्पर्य स्वयं में स्थिति के रूप में होने से है, बने रहने से, तथा गति क्रिया का तात्पर्य परस्परता में अभिव्यक्त होने से। तो इन स्थिति क्रियाओं को अगर देखें, अनुभव, बोध, चिंतन, तुलन और आस्वादन को, तो ये स्थिति क्रियाएं हमारे में सतत बनी रहती हैं तथा परस्परता में अभिव्यक्त होते समय इनके आधार पर गति क्रियाएं व्यक्त होती हैं। तो सभी गति क्रिया के मूल में देखेंगे तो स्थिति क्रिया है। कहने का तात्पर्य ये कि प्रामाणिकता के मूल में अनुभव की क्रिया है, या प्रामाणिकता का आधार अनुभव की क्रिया है, संकल्प का आधार बोध की क्रिया है, चित्रण का आधार चिंतन या साक्षात्कार की क्रिया है, विश्लेषण का आधार तुलन की क्रिया है और चयन का आधार आस्वादन की क्रिया है। इस रूप में पांचों गति क्रिया के आधार के रूप में ये पांचों स्थिति क्रिया दिखाई देती है, अथवा पांचों शक्तियों के आधार के रूप में 5 बल समझ में आते हैं। तो अगर पूरे जीवन की क्रियाओं को देखें तो सामान्य रूप से 2 तरह से जीवन की क्रियाएं होती हुई दिखाई देती, या तो समझ के आधार पर या समझ के अभाव में शरीर, संवेदना और मान्यताओं के आधार पर। तो अनुभव के आधार पर, समझ के आधार पर, बोध के आधार पर जब हमारी जीवन की क्रियाएं चल रही होती हैं तो वो व्यवस्थित होती। तो कहने का तात्पर्य ये कि आत्मा में अनुभव के आधार पर जब हमारे जीवन की सभी क्रियाएं चलती हैं तो ऐसा जीवन व्यवस्थित होता है, स्वयं में व्यवस्थित होता है, परस्परता में व्यवस्थापूर्वक जी पाता है। वहीं दूसरी ओर इस अनुभव के अभाव में अगर शरीर सापेक्ष ढंग से शरीर पर निर्भर होकर के, संवेदनाओं पर निर्भर होकर के, मान्यताओं पर निर्भर होकर के अगर हम जी रहे हैं तो ऐसा जीना हमारे समस्या का कारण होता है। हम इसमें हमेशा ही अंतर विरोध में उलझे होते हैं। वहीं दूसरी ओर अनुभव, बोध और चिंतन के आधार पर जीते हुए हमारा जीना सतत व्यवस्थित होता है। तो आज की कक्षा में जहाँ से हम लोगों ने बात शुरू किया था उसको अगर लौट करके देखें तो मानव को जीवन और शरीर इनके संयुक्त रूप में हमने पहचाना। शरीर को एक जड़ इकाई के रूप में पहचाना, जीवन को एक चैतन्य इकाई के रूप में पहचाना। तो शरीर प्राण अवस्था की एक रचना है, इसके सभी स्वभाव धर्म प्राण अवस्था की इकाइयों के जैसे हैं। जबकि जीवन को देखें तो एक निरंतर बनी रहने वाली इकाई है जिसे हमने गठनपूर्ण परमाणु के रूप में पहचाना। इस परमाणु की संरचना के बारे में भी हमने विस्तार से बात किया कि इसके मध्य में 1 अंश होते हैं तथा कुल 4 परिवेश होते हैं और उन 4 परिवेशों में कुल 60 अंश होते हैं। इसी तरह से जीवन के बल को हम लोगों ने आत्मबल, बुद्धि बल, चित्त बल, वृत्ति बल और मनोबल के रूप में पहचाना तथा इनकी शक्तियों को क्रमशः प्रमाण, ऋतंभरा, इच्छा, विचार और आशा के रूप में पहचाना। फिर हम लोगों ने ये बात भी कही कि ये बल और शक्तियाँ अपने को क्रमशः स्थिति क्रिया और गति क्रिया के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये 5 बल के कॉरस्पॉन्डिंग 5 स्थिति क्रिया है तथा इन 5 शक्तियों के कॉरस्पॉन्डिंग ये 5 गति क्रिया है। तो आत्मबल अपने को अनुभव की क्रिया के रूप में व्यक्त करता है, बुद्धि बल की अभिव्यक्ति बोध की क्रिया के रूप में है, चित्त बल की अभिव्यक्ति चिंतन की क्रिया के रूप में है, वृत्ति बल की अभिव्यक्ति तुलन क्रिया के रूप में है तथा मनोबल की अभिव्यक्ति आस्वादन क्रिया के रूप में है। इसी तरह से प्रमाण रूपी शक्ति प्रामाणिकता की क्रिया के रूप में, ऋतंभरा रूपी शक्ति संकल्प क्रिया के रूप में, इच्छा रूपी शक्ति चित्रण क्रिया के रूप में, विचार रूपी शक्ति
विश्लेषण क्रिया के रूप में तथा आशा रूपी शक्ति चयन क्रिया के रूप में व्यक्त होती है। अगली कक्षा में हम लोग मानव ये जो जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में है, इसकी आवश्यकताएं क्या हैं, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। आज तो हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में ये मानव कैसा दिखाई देता है, तात्विक रूप में कैसा है, कि एक मानव को हम तात्विक रूप में समझने जाते हैं तो कैसा दिखाई देता है। अगली कक्षा में हम इसकी आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करेंगे ताकि उन आवश्यकताओं को पूरा करके मानव अपने में निरंतर तृप्ति को महसूस कर सके। तब तक के लिए ये दो बातों को होमवर्क के रूप में देखा जाए। एक ये कि जीवन में जो ये 10 क्रियाओं की बात की गई है, इसको स्वयं में ध्यान देकर अनुमान करने की कोशिश करें कि हम अपने में इन क्रियाओं का अनुमान कर पाते हैं कि नहीं, और अपने को ऑब्जर्व करने जाएं, देखने जाएं तो उनमें से कितनी क्रियाओं को हम अपने में देख पाते हैं। तो जैसे अपने अंदर होने वाली चित्रण की क्रिया को, विश्लेषण की क्रिया को, आस्वादन की क्रिया को, तुलन की क्रिया को, चयन की क्रिया को, इन क्रियाओं को हम अपने में देख पाते हैं या नहीं, पहचान पाते हैं या नहीं, ये ऑब्जर्वेशन के काम को किया जाए। और दूसरा ये कि अगर हम जीवन को एक गठनपूर्ण परमाणु के रूप में स्वीकारते हैं, उसके स्वरूप को जैसा कहा गया है वैसा मानते हैं, तो इस आधार पर भले हम अभी इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर सकें, लेकिन सैद्धांतिक रूप से तर्कसंगत विधि से जीवन में होने वाले सभी क्रियाकलाप सटीकता से व्याख्यायित होते हैं या नहीं, हमारी सामान्य ज़िंदगी में होने वाले क्रियाकलाप व्याख्यायित होते हैं या नहीं, इस बात की जांच परख की जाए। तो इसी के साथ इस कक्षा को समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।